हेलो स्टूडेंट, आप लोग का आज फिर से स्वागत है बीएसवी पटना क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आप लोग का पूरा पढ़ाई कराई जाएगी 10th ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल पर जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम साइंस का जीव विज्ञान का क्लास करेंगे, इसके बाद फिर फिजिक्स का क्लास करेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री करेंगे, रसायन शास्त्र। इस तरह से हम सभी ऑल सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िएगा। चलिए हम आज क्वेश्चन देखते हैं। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी से क्वेश्चन से आएगा, इससे बाहर तो नहीं आता है। आप लोग तो देख ही लिए हैं, क्योंकि 10th का कभी सब्जेक्ट बदलता नहीं है, वही सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, पैटर्न भी नहीं बदलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप लोग जब तक ना पढ़िएगा तब तो कैसे जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते क्या है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट्स भी कर सकते हैं अपने बुक में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हमारे जैसे बहुकोशिकीय। ठीक है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या अपने संपर्क में नहीं रहते। ठीक है ना, इसलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकताएं पूरी करने में क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, इस तरह से पहला का आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न 2 में है, कोई वस्तु सजीव है। ठीक है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, उसको हम कैसे कहेंगे कि ये सजीव है। ठीक है, तो इसका हम चलिए उत्तर में देख लेंगे। देखिए कोई भी वस्तु सजीव है। ठीक है, कोई भी वस्तु सजीव, इसके निर्धारण करने के लिए हम सजीवों को लक्षण जैसे कि मापदंड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं। ठीक है, वृद्धि हो रही है या नहीं, या श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं। इस तीनों के थ्रू हम लोग जान लेंगे कि वह सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, देखते हैं आदमी भी मर जाता है तो उसका श्वसन बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं। किसी जीव द्वारा, ठीक है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस जीव द्वारा, तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। किसी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझते चलेंगे। 4 नंबर देख लेंगे। इस तरह से देखिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन परमाणुओं को आवश्यकता मानेंगे। ठीक है, किन परमाणुओं का आवश्यकता मानेंगे, तो चलिए इसके आंसर देख लेंगे। जीवों को अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, वाहन, उत्सर्जन, जनन आदि को हम क्या मानेंगे, प्रकर्मों को आवश्यकता मानेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय है। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा, और ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे और इसका नोट्स भी आप लोग को दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, स्वयं पोषी पोषण का विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। दोनों में अंतर देखना है। ठीक है, देखिए स्वयं पोषी में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, यह क्या हो गया, स्वपोषी में होता है। उसी तरह जबकि विषम पोषण में, ठीक है, दूसरे जीवों द्वारा जैसे किए गए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। ठीक है,
इस तरह से यह हो गया आपको विषम पोषी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है, कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश के सूर्य से तथा जल अन्य खनिज लवणों से यह प्राप्त करता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर में। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखिए इसका देख लेंगे हम, इसका आंसर 3 का इस तरह से हो जाएगा। हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। किस क्रिया में? पेप्सिन एंजाइम क्रिया में, ठीक है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। यह देखिए, यह सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। पाचन एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में, उसका क्या कार्य है, ठीक। तो इसका कार्य हम देख लेंगे। देखिए, पाचन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वाष्प को वाष्पीय अम्ल एवं ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। क्या चीज़ में परिवर्तित करता है? तो ग्लिसरोल में, ठीक है, ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। इसका कारण वही रहता है, मात्र इतना ही कारण है इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ये सब याद रखिएगा आप लोग। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दीर्घरोम में सुदीर्घ वाहिकाओं की बहुतायत होता है, ठीक है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रकाश कोशिका तक पहुंचा देता है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अनुच्छेद इतना पर आ गए हम 6.3 पे, ठीक है। आप लोग बुक में भी इसका आंसर मिला सकते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है। इस तरह से तो इसका आंसर देखेंगे इस तरह से। जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी चूँकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होता है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन द्वारा स्थलीय जीवों का श्वसन से अधिक होता है, ठीक है। ये आप लोग ईयरफोन लगा कर सुनिएगा, उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लूकोज में ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भिन्न पथ क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा। जीवों निम्नलिखित 3 पथों पर ग्लूकोज ऑक्सीजन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन कौन 3? देखिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में पायरुवेट का विखंडन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। इस तरह से 3 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में, देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में, देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णिक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बांधा जाता है, ठीक है, तथा उसे फेफड़े तक ले जाता है, जहाँ से वह सभी कोशिकाओं में पहुँचा दी जाती है, ठीक है। इस तरह से मनुष्य में कार्बन
डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीए क्वेश्चन ये हमारे। देखिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसे संरचनाएं लिए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से संरचनाएं, तो फुफ्फुस गुब्बारे जैसे संरचनाएं लिए होते हैं। ठीक है, जैसे एल्वियोली कहते हैं, किसका उसको क्या कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, गुब्बारे जैसी ये संरचना श्वसन के लिए आवश्यकता गैस की मात्रा व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फैल एवं सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद इतना है। मानव में वाहन तंत्र का घटक कौन से है। ठीक है, इनका घटकों का क्या कार्य है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मानव में वाहन तंत्र के घटक व उनके कार्य निम्नवत है। ठीक है, पहला देखेंगे रुधिर खनिजों श्वसन गैस CO2 व O2 ऊर्जा O2 व्यर्ज पदार्थ हार्मोन जल अकार्बनिक पदार्थ तथा अन्य रासायनिक का वाहन करता है। ठीक है, इस तरह से रुधिर वाहिकाएं धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है तथा शिराएं विभिन्न भागों में रुधिर एकत्र को हृदय का वापस लाती है। ठीक है, क्या शिराएं जो होती है वो वापस आती है। 3 में देखेंगे हृदय एक पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करता रहता है। ठीक है, लसिका से पचे हुए, देखिए 4 नंबर देख लेंगे। लसिका पचे हुए तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वाष्प का वाहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, यह अतिरिक्त तरल होता है वह बाह्य कोशिका अवकाश को वापस रुधिर में ले जाता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर में। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए स्तनधारी तथा पक्षियों एवं ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यकता है क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र का घटक। ठीक है, इसको देख लेंगे। उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र का घटक क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम है। ठीक है, इस तरह से पादप में जल और खनिज लवण का वाहन कैसे होता है, तो पादप में जल एवं खनिज का लवण का वाहन किससे होता है, जाइलम से होता है। किससे, जाइलम से होता है। आप लोग इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पादप में देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। किससे, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे क्लास। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6.5 पर आधारित है, जो आगे इसे होगा पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का। तब तक के लिए बाय। मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए।